जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय नौसेना को मिलेगी अब टोटल 15 कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स। भारतीय नौसेना के मिग-29 के फाइटर्स में इस्तेमाल होंगे स्वदेशी 80 mm के रॉकेट्स। भारतीय प्रधानमंत्री ने करी एल&टी के कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोजेक्ट्स की समीक्षा। रशियन राष्ट्रपति का भारत के लिए सुखोई Su-57 का खुला ऑफर। भारत के अंडर वाटर कैपेबिलिटीज़ को एक बेहद ही महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ अब भारत की जो ये प्रोजेक्ट 75I वाली परियोजना है तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। और बदलाव ये है कि जहां पहले इस परियोजना में टोटल 6 सबमरीन्स ली जानी थी जो कि भारत में बननी है, तो ये संख्या 6 से 9 तक बढ़ सकती है। और इस मामले पर द प्रिंट की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि फर्स्ट फेज में जो भारत सरकार है वो नेवी के लिए अब 9 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को लेने की योजना बना रही है। और ये कहा गया कि प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम के तहत 6 सबमरीन्स को लेने के बाद फिर 3 और एडिशनल सबमरीन्स के ऑर्डर्स दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। और बाकी इस तरह से फर्स्ट फेज में टोटल 9 सबमरीन्स को लेने की योजना है और फिर उसके बाद दूसरे फेज में जो कि प्रोजेक्ट 76 के माध्यम से पूरा होगा तो उसमें कम से कम 6 और एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स भारत लेगा जो कि भारत में ही डिज़ाइन हुई होंगी और उनमें प्रोजेक्ट 75I वाली सबमरीन्स की तुलना में स्वदेशी कंटेंट और ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट 75I और 76 इन दोनों को मिलाकर आने वाले समय में नेवी को टोटल 15 नई कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स मिलेंगी जो कि भारत में ही बनी होंगी। और ये कदम विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखकर लिया गया है क्योंकि भारत के जो कन्वेंशनल सबमरीन्स की फ्लीट है वो श्रिंक होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो अपने कन्वेंशनल सबमरीन्स की जो स्ट्रेंथ है उसको लगातार बढ़ा रहा है चीन की मदद से, जबकि चीन तो ऑलरेडी इस क्लास में लगभग 65 सबमरीन्स ऑपरेट कर भी रहा है। और चीन का सबमरीन प्रोग्राम तो यूएस के सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम को भी पीछे छोड़ चुका है। वहीं भारतीय नौसेना के सर्विस में जो अभी अधिकतर कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं तो वो 2030 के बाद से डीकमीशन होना शुरू हो जाएंगी और इसलिए भारत को जल्द से जल्द नई सबमरीन्स की रिक्वायरमेंट है। और बाकी स्टॉप गैप मेजर्स के तौर पर जो 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को लेने की योजना है तो इस पर द प्रिंट की रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि प्राइस निगोशिएशंस के कारण ये वाला प्रोग्राम फिलहाल अभी थोड़ा डिले चल रहा है। इंपोर्टेड एम्यूनिशंस पर से निर्भरता को कम करने के उद्देश्य के साथ अब भारतीय नौसेना ने अनगाइडेड रॉकेट्स के स्वदेशी डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए EOI यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। और जिसके मुताबिक भारतीय नौसेना अपने मिग-29 के फाइटर जेट्स के लिए स्वदेशी 80 mm के एयर टू ग्राउंड रॉकेट्स की तलाश में है जिन्हें भारत में ही पूरी तरह से बनाया गया हो। और इन रॉकेट्स का इस्तेमाल आर्मर्ड व्हीकल्स, रडार इंस्टॉलेशंस, पार्क्ड एयरक्राफ्ट, ट्रूप कॉन्सेंट्रेशंस तो इस तरह के टारगेट्स को हिट करने के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इन रॉकेट्स को लेकर नेवी की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इनका वजन लगभग 11.3 किलोग्राम्स तक होना चाहिए, लेंथ लगभग 1.54 मीटर्स और इस 600 मीटर्स पर सेकंड तक की वेलोसिटी को अचीव करने में सक्षम होने चाहिए। और साथ ही ये 1.3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक के रेंजेस तक टारगेट को इंगेज करने में भी सक्षम होने चाहिए। और नेवी इस बात की उम्मीद कर रही है कि रॉकेट का जो 0.9 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड है तो वो लगभग 400 mm तक के आर्मर को भी पेनिट्रेट करने में सक्षम हो, स्पेशली डायरेक्ट इम्पैक्ट कंडीशंस में। बाकी ये रॉकेट्स -60 डिग्री सेल्सियस से लेकर +60 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर रेंज में फुली फंक्शनल होने चाहिए ताकि ये डाइवर्स ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट्स में आसानी से इस्तेमाल हो सकें। और अगर ये सर्विस में इंडक्ट होते हैं तो उनकी शेल्फ लाइफ कम से कम 15 वर्षों तक की होनी चाहिए। और इन रॉकेट्स के कॉम्बैट वर्जन के अलावा नेवी को प्रैक्टिस राउंड की भी तलाश है जिनकी फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्बैट वर्जन की तरह ही होंगी, बस फ़र्क ये होगा कि उनमें कोई वॉरहेड नहीं होगा और वे एक तरह की रियलिस्टिक ट्रेनिंग को कंडक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और नेवी को रिक्वायरमेंट है 273 लाइव रॉकेट्स की और 2400 प्रैक्टिस राउंड्स की जिनका इनिशियल इंडक्शन 2026-27 में प्लान किया गया है। और विशेष रूप से 2047 तक 100% स्वदेशी बनने वाले भारतीय नौसेना के एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव का भी हिस्सा है। और नेवी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से एम्यूनिशंस और क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट पर से फॉरेन सप्लायर्स की निर्भरता को कम कर रही है। तो एक बार फिर से रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई Su-57 चर्चा में है। हालांकि वो बात अलग है कि कभी भी चर्चा से बाहर जाता ही नहीं है और कई वर्षों से चर्चा में ही बना हुआ है। और कई बार ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि भारत और रशिया के बीच इस फाइटर जेट को लेकर डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन अब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ओपनली एक बार फिर से इस सुखोई Su-57 को लेकर ऑफर सामने आया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि रशिया ने भारत को उनका 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 ऑफर किया है और साथ में ये भी सजेस्ट किया है कि वे इस एयरक्राफ्ट को भारत के साथ संयुक्त रूप से मिलकर प्रोड्यूस भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमेशा से रही है।
रशियन राष्ट्रपति का ये कहना था कि इस मशीन को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए हमने अपने मित्र भारत को ऑफर दे रखा है और मुझे लगता है कि अभी के समय सबसे बेस्ट है, लेकिन हमारे इंडियन फ्रेंड्स ने कहा है कि हम देखेंगे। रशियन राष्ट्रपति का कहना है कि Su-57 मॉडर्न एविएशन में एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है। ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है और मुझे लगता है कि ये अभी दुनिया में सबसे बेस्ट है। और पहले हमारे इंडियन फ्रेंड्स ने कहा था कि आप इस पर खुद से आगे बढ़िए और हम बाद में से देखेंगे और मे भी बाद में से ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है FGFA प्रोग्राम की, जो कि भारत ने बाद में छोड़ दिया था। और इसलिए रशियन राष्ट्रपति का कहना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये हमारा एक जॉइंट प्रोजेक्ट हो सकता था, पर अभी जो प्लेटफॉर्म है उसे हमने इंडिपेंडेंट तरीके से बनाया है, लेकिन हम इसी फील्ड में आगे भारत के साथ संयुक्त रूप से मिलकर काम करने के लिए भी तैयार हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट को सप्लाई करने से लेकर उसको संयुक्त रूप से भारत के साथ मिलकर विकसित करना भी शामिल है। और उनको ये भी कहना है कि हमें इसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं है, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि FGFA प्रोग्राम के तहत भारत पहले इस प्रोग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन फिर बाद में कई अलग अलग कारण के चलते भारत ने अपने आप को इस प्रोग्राम से बाहर निकाल लिया था, जिसके मुख्य कारणों में कॉस्ट और टेक्नोलॉजीज में रिस्ट्रिक्शंस, तो ये भी मुख्य कारण थे। लेकिन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद से ये स्थिति बिल्कुल ही बदल चुकी है और अब जो रशिया ऑफर कर रहा है वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के ऑफर कर रहा है और कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी रशिया तैयार है। और रशियन ऑफिशियल्स पहले भी कह चुके हैं कि भारत को जैसी रिक्वायरमेंट है हम वो सब पूरी करने के लिए तैयार हैं। बाकी Su-57 के अलावा रशियन राष्ट्रपति ने और भी अन्य क्रिटिकल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, तो उसको भी भारत के साथ संयुक्त रूप से मिलकर विकसित करने पर अपनी इच्छा व्यक्त करी है। बाकी इंटरनेशनल मीडिया के साथ इसी इंटरेक्शन में रशियन राष्ट्रपति ने भारत को अपना एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर बताते हुए ये भी कहा कि जो वेस्ट है वो रशिया के साथ कॉपरेशन के मामले में भारत पर काफ़ी ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय और बायलैटरल रिलेशंस दोनों के लिए हानिकारक है। और रशियन राष्ट्रपति ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की सराहना की है और रशिया पूरी तरह से भारत के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट को और भी एक्सपेंड करने के लिए तैयार है। बाकी वेस्टर्न मीडिया जैसा कि अपने प्रोपेगेंडा के माध्यम से दिखाने की कोशिश करती है कि भारत और रशिया के रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रशिया को अच्छी नहीं लग रही है, ये सब प्रोपेगेंडा होता है, ऐसा सच कुछ भी नहीं है। और इस प्रोपेगेंडा को रशियन राष्ट्रपति ने अपनी इस स्टेटमेंट में खारिज भी किया है, जिस पर उन्होंने भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की सराहना की और ये भी कहा कि जो भारत है वो अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देना जारी रखेगा और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और रशियन राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के US के साथ जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं, तो उससे रशिया के साथ जो भारत के सदियों पुराने संबंध हैं उसमें कोई भी बाधा नहीं आती है और ना ही वो उनको कमज़ोर करते हैं। बल्कि हमें तो इस बात की खुशी है कि भारत सभी देशों के साथ रिलेशंस को विकसित कर रहा है और ये उनके राष्ट्र हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। और इसलिए जो रशिया है वो किसी और देश के साथ भारत के बायलैटरल रिलेशंस को किसी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की तरह नहीं देखता है। भारत एक बहुत ही ग्रेट नेशन है, वो डेमोक्रेसी है और रशिया भी उनके साथ रिलेशंस को एक्सपेंड करना जारी रखेगा। और रही बात भारत और चीन के रिश्तों की, तो इस पर रशियन राष्ट्रपति का स्पष्ट रूप से कहना था कि रशिया भारत और चीन के डेलिकेट बायलैटरल रिलेशंस के बीच में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि दोनों देशों की जो लीडरशिप है तो वे दोनों अपने इस लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हजीरा में स्थित L&T के कॉम्प्लेक्स को विजिट किया था और अपनी इसी विजिट के दौरान उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण डिफेंस परियोजनाओं की समीक्षा करी है, जिसमें जोरावर लाइट टैंक, तेज अस्त्र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, अनमैन्ड मीडियम कैलिबर के टरेट जो कि FICV यानी कि फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स में इंटीग्रेट की जाएगी, जिस पर L&T ऑलरेडी काम कर रही है। इसके अलावा AATV सिंधु स्वदेशी क्लोज इन वेपन सिस्टम्स, L&T के सबमरीन SOV 400 जो कि एक मिजेट सबमरीन होगी। तो इस तरह की अलग अलग डिफेंस परियोजनाओं के बारे में PM मोदी को ब्रीफ किया गया है। बाकी जो जोरावर लाइट टैंक है तो उसके अगले वर्ष यानी कि 2027 तक आर्मी की सर्विस में इंडक्ट होने की पूरी उम्मीद है और ये अपने मल्टीपल ट्रायल्स भी सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुका है। और बाकी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो L&T है तो वो उन चुनिंदा कंपनीज में से एक है जिनको एमका प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना के नेक्स्ट वाइस चीफ के तौर पर अपॉइंट किया गया है और वे 1 जुलाई से एयरफोर्स के वाइस चीफ का कार्यभार संभालेंगे और अभी वर्तमान समय में वे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तौर पर सर्व कर रहे हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैं तो वे एक एस फाइटर एंड टेस्ट पायलट हैं। इनके पास 3300 आवर्स से भी अधिक का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इन्होंने 20 अलग अलग टाइप्स के एयरक्राफ्ट फ्लाई किए हैं। एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर से लेकर एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट भी रह चुके हैं और इन्होंने सदर्न सेक्टर में स्थित प्रीमियर फाइटर ट्रेनिंग बेस को भी कमांड किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी हाल ही में देहरादून से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स को गिरफ्तार किया गया था और जब उनसे पूछताछ की गई तो इस बात का खुलासा हुआ है कि जो पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन है और जो पाकिस्तानी ISI है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड में भी अपने आतंकी नेटवर्क को बिल्ड करने का प्रयास कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 महीनों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से 4 सस्पेक्टेड आतंकी गिरफ्तार किए गए
और जिन्होंने इस बात को कन्फेस किया है कि वे पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ टच में थे जो कि पाकिस्तान की ISI के लिए काम करते हैं। और इनसे मिली जानकारी के बाद फिर उत्तराखंड की STF ने भी साइबर एक्सपर्ट्स को डिप्लॉय किया था अन्य सस्पेक्ट्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए। और STF को अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि ये केवल पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकी संगठनों के साथ ही टच में नहीं है, बल्कि इसके अलावा ये काफ़ी सक्रिय रूप से लोकल यूथ को रेडिकलाइज करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। और हाल ही के समय में सोशल मीडिया बेस्ड जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है उनमें बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें आतंकी एक अलग तरह के जिहाद के लिए लोकल यूथ को मिसलीड कर रहे हैं और उनको फंसा रहे हैं। और इस पूरी मामले पर जो गिरफ्तारियां हुई हैं तो उन लोगों को उत्तराखंड की भी कई अलग अलग महत्वपूर्ण जगहों पर CCTV कैमरास को इंस्टॉल करने के निर्देश दिए गए थे। ये वही वाला मॉड्यूल है जो भारत के अन्य राज्यों में भी बस्ट हो चुका है। और एक बार फिर से इस वाले मामले पर भी क्रॉस बॉर्डर हैंडलर शहजाद भाटी और आबिद जट का नाम सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सीनियर STF ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि एक अरेस्टेड सस्पेक्ट जिसका नाम है विक्रांत, तो वो युवाओं को इस बात के लिए इन्फ्लुएंस करता हुआ पाया गया कि वो देहरादून की दीवारों पर TTH यानी कि तहरीक तालिबान हिंदुस्तान वाली पेंटिंग्स को बनाएं। और बाकी इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है तो उनकी भी तलाश जारी है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जैगवार फाइटर के क्रैश में एयर कमोडोर संजय चौहान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान मेजर सुरेंद्र सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1965 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक बचित्र सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2002 में मणिपुर में BSF के हेड कांस्टेबल VA हुसैन, कांस्टेबल मदन लाल और हेड कांस्टेबल जाधव विक्रम गोपाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए BSF के कांस्टेबल रमेश चंद वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है, वो पहली मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी थी जिसमें पहली बार इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।